वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं मैथ। देखिए दोस्तों, मैथ में एक्सरसाइज नंबर 14 विविध, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे इसके आज के लेक्चर में। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कराया था फिनिश। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए। रेखा आर वेक्टर बराबर लिखा हुआ है तथा समतल ये लिखा हुआ है, इनके मध्य कोण पूछा है। आर वेक्टर बराबर, सवाल आप बुक से देख सकते हो, 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, एक आगे और है प्लस का लेमड़ा माइनस आई प्लस जे प्लस के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एवं आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j माइनस के बराबर 4, हाँ, के मध्य कोण पूछा है। क्या पूछा है? कोण। तो माना मध्य कोण क्या है? थीटा है। अतः किसका सूत्र ले लीजिए? जब दो बिट डिफरेंट हो, अर्थात ऊपर रेखा हो नीचे समतल हो, दो डिफरेंट आकृतियां हो, तो कोण किसका सूत्र स्टार्ट होता है? साइन थीटा का। अतः साइन थीटा बराबर सूत्र क्या है? वी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मॉडुलस वी वेक्टर, मॉडुलस यहां पर नहीं होता, वी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मॉडुलस वी वेक्टर मॉडुलस एन वेक्टर। इस तरह से सूत्र होता है। सबसे पहले जहां वी वेक्टर का मान क्या है देख लीजिए आप। बी वेक्टर कहाँ मिलता है? रेखा के अंतर्गत समांतर सदिश जहाँ लैम्ब्डा का गुणांक है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एवं एन वेक्टर कहाँ से मिलता है? आपके अंदर जो समतल है, इस समतल में आर वेक्टर का जो डॉट गुणनफल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये एन वेक्टर का मान है। अतः ये मान प्राप्त करने के बाद आप रख दीजिए बी वेक्टर का मान रखिए सबसे पहले माइनस आई प्लस जे प्लस के, डॉट में एन वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस का के, अपॉन में आपको पता है मॉडुलस कैसे निकालते हैं, -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, अपॉन मॉडुलस दिस कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते समय क्या करते हैं? आई का आई से गुणा करके क्या मिलेगा? -3। जे का जे से क्या मिलेगा? 2। के का के से क्या मिलेगा? -1। नीचे देखें 1 और 1 2 और 1 3, रूट में कितना आया? 3। उधर देखें 9 और 4 13 और 1 14, रूट में क्या आया? 14। साइन थीटा बराबर माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, रूट में 14 3 42। तो आपको थीटा का मान देना है साइन इनवर्स माइनस का 2 बटे रूट में 42। डेट्स आंसर। ओके, बहुत इजी होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, एंगल निकालना सदैव, एंगल निकालना वास्तव में इजी होता है, बस पहचान होता है सूत्र में दिए गए वैल्यूज का कि वो वैल्यूज क्या क्या हैं, इस चीज़ का पहचान करना होता है। फिर उसमें सवाल में आपको कोई समस्या नहीं होती। क्वेश्चन 8 के बाद आप लोग सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए समीकरण LX प्लस M बाई, अच्छा समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 9 ये तो ऑप्शन वाला है, ध्यान से देखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट रूप से बताऊंगा सब कुछ। समीकरण LX प्लस M बाई प्लस NZ बराबर P समतल का अभिलंब रूप समीकरण है। ओके, ये दिया हुआ है समतल का अभिलंब रूप समीकरण। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान देखें। क L M N समतल के अभिलंब की दिक्कोज्जाएं, बिल्कुल सही बात है। L M N को सदैव समतल के अभिलंब की दिक्कोज्जाएं ही कहा जाता है, तो का पॉइंट जो है वो बिल्कुल सत्य है, जबकि हमें ढूंढना है असत्य। ख P समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, बिल्कुल सही बात है। याद कीजिए अभिलंब रूप में जो P होता था वो समतल के अभिलंब से समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी हुआ करती थी। ग P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरता है, और इसको भी देखेंगे थोड़ा ग का, और घ को देखो पहले आप। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, बिल्कुल राइट बात है। तो 3 बातें राइट हैं, क ख ग घ, और ग रह गया है आपका। इसका मतलब ग को देखते हैं एक बार और ढंग से, अभी मत कहो कुछ भी। P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरता है। याद कीजिए जब आपको समतल के हमने क्या बताए थे, विशिष्ट परिस्थितियां बताई थी, तो हमने आपको बताया था यदि लास्ट में जो P है उसका मान 0 हो जाए, समतल का व्यापक रूप बताया था AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D या प्लस D बराबर 0, कुछ भी मान लो। D का मान आपको बताया था यदि 0 हो, ऐसे यहाँ पर P का मान यदि 0 हो तभी केवल हम कहेंगे कि समतल कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से। उसने कहा है P के प्रत्येक मान के लिए, नहीं, प्रत्येक मान के लिए ऐसा नहीं होगा। किस मान के लिए होगा, ओनली 0 के लिए। P का मान यदि उस समीकरण में 0 होता है तभी हम कहते हैं कि हाँ समतल मूल बिंदु से गुजरता है। उसने कहा प्रत्येक मान के लिए, तो ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर हुआ ग। ठीक है, क्वेश्चन 9 यहीं की यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखें। एक समतल निर्देशांक अक्षों को ABC पर इस प्रकार मिलता है। एक समतल निर्देशांक अक्षों को ABC पर इस प्रकार मिलता है कि, कैसे मिलता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक, त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या हो, 1 2 3 है। तो समतल का समीकरण कौन सा होगा, नीचे लिखा हुआ है। चलो हमारे लिए तो क्वेश्चन क्या है, समतल का समीकरण क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन इसमें मुझे लिखना पड़ा पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हो। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक समतल निर्देशांक अक्षों को ABC पर मिलता है, मतलब क्रम से X अक्ष को तो A पर मिलता है, Y अक्ष को B पर मिलता है और Z अक्ष को C पर मिलता है। तो आप इसका चाहें तो चित्र बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, चित्र बनाना चाहें तो चित्र बना सकते हो, बिल्कुल बना लो। एक छोटा सा हल्का सा चित्र, X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष। एक समतल इस प्रकार से जाता है कि निर्देशांक अक्षों को क्रम से A, B और C इस प्रकार से मिलता है। इस प्रकार से समतल जा रहा है मिलते हुए। ये आपका क्या है, समतल। थोड़ा गहरा बना दूं जिससे आपको दिखे ढंग से। इस तरह से कोई समतल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ए बी सी पर इस प्रकार से मिलती है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, सी यहाँ पर है। त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक क्या है? 1 2 3। ये त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक क्या है? जी, जी से डिनोट कर दिया। ए बी सी का केंद्रक क्या है? 1 2 3। एक समतल ए बी सी से इस प्रकार जा रहा है। तो सोचिए ये मूल बिंदु है आपका, तो ए का निर्देशांक अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए मान ली जाए तो ए 0 0, बी के निर्देशांक 0 b 0, सी के निर्देशांक 0 0 c। अगर डिस्टेंस हमने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ऊपर बी और यहाँ से यहाँ तक सी, इस तरह से हमने मान ली। ठीक है। चित्रानुसार समतल अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर मिलता है, जहां बिंदुओं के निर्देशांक माना सबसे पहले ए का ए 0 0 मानी तो है ये, कॉमा बी 0 b 0, सी 0 0 स्मॉल सी है। अतः अपनी तरफ से ABC से निर्मित त्रिभुज ABC, जो बिंदु ABC से निर्मित त्रिभुज है उसका केंद्रक निकाल लो। अतः बिंदुओं A, B, C से निर्मित त्रिभुज ABC का केंद्रक G जो है क्या है? जी। उसने 1 2 3 दिया हुआ है, आप अपनी तरफ से निकाल लीजिए। जी बराबर, सूत्र क्या है? सूत्र बिल्कुल लिखना पड़ेगा जिससे आपको याद रहे हमेशा। y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। ये आपके जी का जो केंद्रक होता है उसको निकालने का सूत्र है। x1 x2 x3 आप जानते हैं a प्लस 0 प्लस 0, a प्लस 0 प्लस 0 y3, 0 प्लस b प्लस 0 y3, 0 प्लस 0 प्लस c y3। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। g बराबर a y3 b y3 c y3। ये आपके अपने हिसाब से आपने जब ABC माना उस हिसाब से केंद्रक का जो निर्देशांक है वो प्राप्त हो गया। परंतु उसने दिया हुआ है किसके बराबर? बराबर जी। किसके बराबर दिया हुआ है उसने? 1 2 3 के। हमने लिख दिया इसको किसके बराबर? 1 2 3। तो तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों? तुलना करने पर a/3 का मान क्या आ गया? 1। तो a का मान क्या आ गया? 3 एवं b/3 का मान क्या आ गया? 2। तो b का मान क्या आ गया? 6 एवं c/3 का मान क्या दिया हुआ है? 3। c/3 का मान 3। तो C का मान क्या आ गया? 9। मिल गए? जो अपन ने ABC माने थे उनके मान अपन ने निकाल लिए सिस्टमेटिक रूप में। अतः क्या उपयोग कर लो? समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a प्लस y/b प्लस का z/c बराबर 1। यहाँ पर ABC ही क्यों रखे? क्योंकि आप जानते हैं ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंडी तो है, ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंडी तो है, जो टुकड़ा काटा है ये z अक्ष पर काटा गया अंतःखंडी तो है। तो ABC अंतःखंडों के मान ही तो हैं।
रख दीजिए मान। ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 6, सी का मान क्या है 9 बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया। सिस्टमेटिक आप इसको देख लीजिए एक बार और ध्यान से, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी समस्या हो, आपको मैंने कई बार बताया है, मेरा नंबर है उस पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो एक बार और इसको समझा देता हूँ मैं आपको। एक समतल निर्देशांक अक्ष, आपके पास निर्देशांक अक्ष कितने होते हैं 3, एक्स वाई जेड। उनको ए बी सी पर मिलता है, मिलना है मिलना बोल दो या काटना बोल दो। इसको एक्स अक्ष को ए पर और वाई अक्ष को बी पर और जेड अक्ष को सी पर। ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा समतल। इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ए बी सी अगर हम बना दें, ए बी सी हमने बना दिया, उसका केंद्रक हमेशा क्या रहेगा 1 2 3 रहेगा। केंद्रक बीचों बीच में रहेगा जो कि क्या होगा 1 2 3 है। तो समतल का समीकरण क्या होगा ये पूछा है। जो ये समतल है इसका समीकरण क्या होगा, सोचिए। जब ये ए बी सी पर इसको काट रहा है तो हमने ए के निर्देशांक ऐसे मान लिए A0 0, जहाँ पर ए क्या है ओ से ए तक की दूरी, एक्स अक्ष का निर्देशांक। अपन इस ए को क्या बोल सकते हैं, एक्स अंतःखंड भी बोल सकते हैं। ऐसे वाई अंतःखंड क्या मान लिया बी, तो बी का निर्देशांक क्या हो गया 0 B 0। ऐसी जेड अंतःखंड क्या मान लिया सी, तो सी का निर्देशांक क्या हो गया 0 0 C। ये अपन ने शो कर दिए। केंद्रक का सूत्र क्या होता है, 3 निर्देशांक पता हो शीर्षों के त्रिभुज के अंदर, तो केंद्रक के निर्देशांक याद करने का सूत्र क्या होता है x1 + x2 + x3/3, ऐसी y1 ऐसी z1। सब आपने मान रख दिया। x1 का मान ये रहा, x2 का मान ये रहा, x3 का मान ये रहा, y1 का मान ये रहा, y2 का मान ये रहा, y3 का मान ये रहा, z1 का मान ये रहा, z2 का मान ये रहा, z सब रख दिए। रखने के बाद जो हमने माना ए बी सी हमने ही तो माना, हमारे लिए a/3 b/3 c/3 क्या आ गया, केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक ये हमारी तरफ से आए हैं, तो हमें उसने क्या दिया हुआ था, केंद्रक का निर्देशांक 1 2 3। तो हमने इसको किसके बराबर रख लिया है 1 2 3 के बराबर। 1 2 3 को इसके बराबर करने के बाद हमें तुलना करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, तुलना a/3 की किससे की 1 से, तो a का मान क्या गया 3, b/3 का मान किससे की तुलना किया 2 से, तो b का मान 6, c/3 का 3 से, c का मान क्या आ गया इधर 9। आपको पहले ही पता था ए बी सी तो एक तरह से अंतःखंड है, तो हमने अंतःखंड रूप ही लिया। तो हमने ये जानते ही ए बी सी के मान रख दिए और ये आपका क्या आ गया आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इसको आप इम्पोर्टेंट टिक करोगे, इसको जल्दी से आप इम्पोर्टेंट टिक कर लें और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपने पहली बार किया हो, आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो इसलिए कोई नया नहीं है ये आपके लिए। क्वेश्चन 10 के बाद आप सभी की नजरें क्वेश्चन 11 पर होनी चाहिए। क्वेश्चन 11 को आप जब तक देख सकते हो अपनी बुक से कि क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे क्रम से P और Q हैं। P का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ है 2i + j + 3k एवं Q का स्थिति सदिश दिया हुआ है, लिख लेते हैं -4i - 2j + k प्लस का k है। Q से गुजरने वाले तथा PQ के लंबवत समतल का समीकरण
ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये आपके लिखे हुए हैं, ये मान लो एज इट इज। ध्यान दीजिए, समतल के समीकरण दो तरह से होते हैं, एक तो सदिश रूप में और एक कार्तीय रूप में। दूसरी बात, समतल के समीकरण के दो पैटर्न बताए मैंने आपको। एक तो अभिलंब रूप समतल का समीकरण, जिसमें समतल के मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हुई होती है। इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी कहीं नहीं दी गई है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में वो वाला पैटर्न तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ स्मॉल डी का मान जरूर दिया जाता है। दिमाग से बिल्कुल ख़त्म कर दो वो वाला पैटर्न। एक दूसरा पैटर्न और मैंने बताया था, समतल एक बिंदु से गुजरता है और एक अभिलंब सदिश या अनुलंब सदिश आपको दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर वही पैटर्न है, एक बिंदु से गुजर रहा है तथा PQ के लंबवत। PQ प्राप्त करना आसान है, स्थिति सदिश दिए हुए हैं। लंबवत मतलब एक अभिलंब हुआ, यहाँ गुजरने वाले बिंदु का स्थिति सदिश जिसको हम याद कीजिए समीकरण का, समतल के समीकरण जो है उसको लिखेंगे, अभी लिखेंगे जब समझ में आ जाएगा। अब मैं पहले ही लिख रहा हूँ, ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। बराबर क्या दिया हुआ है, Q से गुजर रहा है, तो Q का स्थिति सदिश आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ये आ जाएगा गुजरने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। एवं अभिलंबवत सदिश बोल दे वाली, अभिलंबवत सदिश जो PQ वेक्टर कहा है उसने, PQ के लंबवत है, तो PQ वेक्टर अभिलंबवत सदिश हुआ। क्या होता है, Q का स्थिति सदिश, सूत्र माइनस P का स्थिति सदिश। Q का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। निकालना क्या है, दिया ही हुआ है, माइनस का 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप माइनस P का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश कैसे दे रखा है, ये भी 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस का हो जाएगा 6i कैप माइनस का 3j कैप एंड माइनस का 2k कैप। तो इस तरह से ये आपका PQ वेक्टर मिल गया। और एक तरह से दिस बिहेव लाइक n वेक्टर, किसकी तरह बिहेव करता है, n वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों PQ वेक्टर बोल लो या n वेक्टर बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि अभिलंबवत सदिश है। ओके, आता है समतल का सदिश रूप आंसर दिए हुए, इसलिए हम सदिश रूप समीकरण निकाल लेते हैं। ऑप्शंस में सदिश रूप दे रखे हैं इसलिए, बाकी कार्तीय रूप भी है। सदिश रूप समीकरण क्या होता है, जब एक बिंदु से गुजरता है तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0 लिखाया हुआ है। दोस्तों आप पन्ने पलट के थ्योरी को देखें, आपको सब पता चल जाएगा। इसीलिए आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा, गुजरने वाले बिंदु के स्थिति सदिश को a वेक्टर से डिनोट करते हैं, लंबवत सदिश को n वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोगों के। अब आप इसको चाहें तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं, r वेक्टर का n वेक्टर से भी डॉट निकाल लो, माइनस a वेक्टर का n वेक्टर से भी डॉट निकाल लो बराबर 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर a वेक्टर डॉट n वेक्टर। इस तरह से इसको हमने शो कर लिया। ओके, अब इसमें आप मान रख सकते हो, r वेक्टर तो एज इट इज लिखा जाता है,
एन वेक्टर का मान आपके सामने -6i माइनस का 3j माइनस का 2k बराबर ए वेक्टर का मान रख दीजिए। ए वेक्टर कहाँ है? यहाँ पर है। माइनस का 4i माइनस का 2j प्लस का k डॉट एन वेक्टर का मान फिर से रख दीजिए -6i माइनस का 3j माइनस का 2k। इस तरह से ये आपने फॉर्मेलिटी की। इसके बाद दोस्तों जगह नहीं है नीचे, इसलिए आप यहाँ पर देखें ऊपर आर वेक्टर डॉट आगे तो सेम रहेगा माइनस का 6i माइनस का 3j माइनस का 2k। पीछे देखें आप बराबर माइनस का 4i का माइनस के 6i के साथ डॉट करेंगे क्या देगा? चॉइस। माइनस का 2j से माइनस के 3j का करेंगे तो क्या देगा? 3 दूनी 6 प्लस के k का उससे करेंगे तो क्या देगा? माइनस का 2। आंसर देना है आर वेक्टर डॉट माइनस का 6i माइनस का 3j माइनस का 2k बराबर 24 6 30 30 में से 2 गया तो क्या गया? 28। तो इस तरह से समतल का आपको एक तरह से सदिश रूप में समीकरण दिया हुआ होगा। कोई सा भी ऑप्शन आपके सामने होगा नहीं है अभी आपके सामने ऑप्शन, तो इसको थोड़ा सा आगे आप और बढ़ा सकते हैं। माइनस का दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, तो माइनस का इधर तो अंदर कर दो 6i प्लस का 3j प्लस का 2k उधर क्या हो जाएगा? माइनस का 28। ये भी आपके सामने आंसर नहीं है तो ऐसा कर सकते हो आप 6i प्लस का 3j प्लस का 2k प्लस का 28 इधर लाकर बराबर 0 हो सकता है ये आंसर हो आपका। तो इसको मैच कर लीजिए, आपकी इच्छा है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको कहाँ छोड़ना चाहते हैं। इसका आंसर किताब के हिसाब से 11वें का ग सही है। तो इस तरह से दोस्तों समतल का यह एक अलग रूप था जिसको आपने पहली बार क्वेश्चन किया। इस तरह का आपने बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए कि आपको पहली बार एक ऐसा समतल का समीकरण निकालना पड़ा जो एक बिंदु से गुजर रहा था, जो एक बिंदु Q से गुजर रहा था और एक PQ के लंबवत था। तो लंबवत तो यहाँ से मिल गया, एन वेक्टर तो यहाँ से मिल गया जो PQ वेक्टर के बराबर है, और Q से गुजर रहा था तो A वेक्टर यहाँ से मिल गया। सूत्र में हमें A वेक्टर और N वेक्टर ही चाहिए था। देख लो इसको सूत्र को थोड़ा मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया था क्योंकि कैलकुलेशन करना इजी था। एन वेक्टर एज इट इज रखते हैं, बस इन दोनों की कैलकुलेशन डॉट है इसलिए करना ज़रूरी था, जो कि क्या निकल के आया 28। यहाँ माइनस थे सभी तो मैंने गुणाई कर दिया माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 28, इधर प्लस के हो गए। आगे आपने देखा ही है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन 11 के बाद अब आप लोग सभी देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का जब तक आप देखते रहे तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 जो है उसको देखिए आप लोग सभी जब तक मैं इसको मिटाया मैंने। क्या कह रहा है? दो समतलों की, बिल्कुल अच्छा सवाल है, मुझे पता था इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और यहाँ से ना लिखकर इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट के साथ साथ इम्पोर्टेंट लगा लें। इस क्वेश्चन को बड़ा भी है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दो पार्ट में करना चाहूँगा। देखिए क्या कह रहा है, दो रेखाओं की दिक्कौजाएं, दो रेखाओं
की दिक्कोज्जाएं निम्न संबंधों द्वारा दी गई हैं, इन्हें ज्ञात करो। दो रेखाएं हैं, उनकी दिक्कोज्जाएं, मैं बेशक इसको सॉल्यूशन लेकर चल रहा हूं और दिक्कोज्जाओं की जो संबंध है, जिस संबंध से वो दे रखे हैं, उन संबंधों को यहाँ लिख रहा हूं। L माइनस 5m माइनस 3m प्लस का 3m बराबर 0 एवं 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दो रेखाओं की दिक्कोज्जाएं इन संबंधों द्वारा दी गई हैं। अब हमारा मेन काम क्या है, इनको ज्ञात करना। कैसे हम इनको ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, पहली रेखा की दिक्कोज्जाएं इस संबंध के द्वारा दी गई है, दूसरी रेखा की दिक्कोज्जाएं इस संबंध के द्वारा दी गई हैं। हमें इन्हें ज्ञात करना है कि किस तरह से ये हमें प्राप्त होंगी। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 इसको दिया, समीकरण 2 इसको दिया। समीकरण 1 से कोई मान यहाँ पर रख सकते हैं या समीकरण 2 से कोई मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। समस्या क्या है, इधर से तो मान रूट में आएंगे, अगर L को अकेला करेंगे, चाहे M को अकेला करेंगे, चाहे N को अकेला करेंगे, लेकिन इधर से मान नॉर्मली प्राप्त हो रहे हैं, तो हम पहले इधर से ही मान इधर रख लें। तो हम ध्यान दीजिए, आप समीकरण सॉल्व करेंगे, आप तो समीकरण 1 से L का मान, या आप L का मान निकाल सकते हैं। L का मान आएगा क्या, वो डायरेक्ट लिख दीजिए। L बराबर आएगा क्या, 5m उधर जाएगा, प्लस का m 5m हो जाएगा, 3n उधर जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा। ये मिलेगा 5m माइनस 3n। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख रहे हैं दोस्तों, देखना। समीकरण 1 से L का मान 7l स्क्वायर, L का मान क्या है 5m माइनस 3n, और इसको क्या लिख दें स्क्वायर, प्लस का क्या है दोस्तों आगे 5m स्क्वायर, माइनस का क्या है 3n स्क्वायर, बराबर में क्या है 0। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। 7 इसका होल स्क्वायर है, कैसे करते हैं, पहली संख्या का वर्ग डेट इज 25m स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग डेट इज 9n स्क्वायर, माइनस है इसलिए 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 5 तिया 15 दूनी 30, तो वैसे आएगा, और पीछे क्या आएगा दोस्तों mn। ओके, ये इतना सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे क्या लिख दें इसके 5m स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व कीजिए अब इसको आगे। 25 सत्ते कितना होता है 175, m स्क्वायर 7 का गुणा 9 7 63, n स्क्वायर 7 का गुणा 7 तिया 21, 210 mn, प्लस का क्या हुआ 5m स्क्वायर, माइनस का क्या हुआ 3n स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व कीजिए, 175m स्क्वायर है, यहाँ 5m स्क्वायर है, तो कितना हुआ ये 180m स्क्वायर। यहाँ 63n स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 3n स्क्वायर है, क्या हुआ 60n स्क्वायर, माइनस का 210 mn बराबर क्या हुआ 0। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना आपको। आप इजीली इसमें किसका भाग लगा सकते हो 30 का, किसका भाग लगा सकते हो 30 का, आप लिख भी सकते हो।
बाद में लिख देंगे, भले ही पीछे लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है ना दोस्तों। एक तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम आराम से हमें जगह भी कवर करते हुए चलना पड़ेगा। 30 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 6m²। 30 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा 2n²। पहले उसमें लगा लें, 30 सत्ते 210, 7mn। 30 का जब यहाँ लगाएंगे 30 दूनी 60, 2n² बराबर 0। अब लिख दो यहाँ 30 का भाग लगाने पर, 30 का भाग लगाने पर तब जाकर ऐसा आया है। इस इधर मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट उधर भी करना है। तो मैंने ये कैसे प्राप्त किया है, 30 का भाग लगाने पर प्राप्त किया है। अब दोस्तों एक तरह से आपके पास x² y² और xy इस तरह से आपके पास समीकरण हैं। आप इसमें क्या करते हैं, याद कीजिए, खंड करते हैं बीच वाले के ऐसे दो जो साइड वाले पद के वर्ग के गुणा के बराबर प्राप्त हो जाए। 6 × 2 12, 4 तिया 12 होता है। क्या होता है 4 तिया 12, बिल्कुल सही है। तो 6m², इसके दो खंड हो गए, माइनस का 4mn माइनस का ही 3mn प्लस का क्या लिख दे दोस्तों 2n² बराबर 0। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2m। यहाँ से क्या बचा 3m, यहाँ से क्या बचा माइनस का 2n। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, केवल माइनस का n। इधर से क्या बचा एक तरह से 3m और इधर से क्या बचा माइनस का 2n बराबर 0। तो आपका अब होल कॉमन क्या आ रहा है 3m माइनस 2n और इधर से क्या लिख दें 2m माइनस n। इतना इजी, इतना आराम से मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दो इक्वेशन रही 3m माइनस 2n और 2m माइनस n बराबर 0। अब यहाँ जाइए आप, यदि 3m माइनस 2n को 0 करें, यदि 3m माइनस 2n को 0 करें तो m अनुपात n, तो m मैं डायरेक्ट कर दूँ आप कहें तो, नहीं तो मैं थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ। तो 3m बराबर क्या हो जाएगा 2m, तो m बटे n हमें क्या मिला 2/3। m बटे n क्या मिला हमें 2/3। चलो इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3। एवं यदि सेकंड पार्ट को 0 के बराबर कीजिए, 2m माइनस n बराबर 0, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा n, तो m बटे n हमें क्या मिला 1/2। देख लिया आपने, इक्वेशन नंबर क्या लिख दे दोस्तों 4। ओके, अब m और n के मध्य संबंध मिला है एक तरह से, या तो ये या ये, दो तरीके से संबंध मिला है। और आपको यही पता है कि आपको दिक्कत जाए भी दो ही ज्ञात करनी है, दो तरह से, एक तरह से इस तरह से उपयोग करके और एक तरह से इस तरह से। अब आपको m और n के मध्य संबंध मिला है, अब या आपको l और m के मध्य मिल जाए या किसी और के मध्य मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब आप इनका उपयोग कहाँ पर कर लीजिए, समीकरण 1 में, और l और m के मध्य संबंध निकालिए। समीकरण 3 से किसका मान रख दीजिए n का मान रख दीजिए। किसका n का मान। समीकरण 3 में n का मान कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा n बराबर 3m/2, n बराबर 3m/2 मिलेगा ना, मिलेगा। ये समीकरण 3 ही है पूरा। n का मान क्या मिलेगा 3m/2। कहाँ रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखते रहे आप, दोबारा मैं इसको डेफिनेटली समझाऊंगा आपको, एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ से n का मान आपको 3m/2 मिलेगा, वो आप कहाँ पर रख रहे हो, समीकरण 1 में रखो। l - 5m प्लस का 3n है, n का मान ये रख दिया 3m/2 बराबर क्या लिख दें दोस्तों, 0। ओके, सॉल्व कर लीजिए। ये 2 यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2l माइनस का 10m प्लस का 9m हो गया बराबर में 0। थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कीजिए, 2l माइनस का हो जाएगा m बराबर 0। इससे आपको 2l बराबर m मिल जाएगा और इससे आपको l अनुपात m मिल जाएगा, l/m बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। ये समीकरण 3 का उपयोग करने के बाद आया है। ओके, ध्यान रखना। पुनः यही काम अब आप कर लीजिए, किससे, इस वाले इक्वेशन से। m अनुपात है, m का मान किसी का मान, जैसे n का मान रखा है ऐसे ही ये यहाँ पर भी समीकरण 1 में रख दीजिए। पुनः समीकरण 4 से n बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 4 से n बराबर ये लिख रहा है 2m, n बराबर 2m कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में ही रखने पर। तो यहाँ से कुछ डिफरेंट मिलेगा अब संबंध, यहाँ से कुछ डिफरेंट संबंध मिलेगा। तो रखिए n बराबर 2m यहीं पर रखिए, l है माइनस का 5n है, 5m है प्लस का 3n है, 3n का मान क्या है दोस्तों, 2m बराबर क्या रख हो गया, 0। सॉल्व कीजिए, l माइनस का 5m है प्लस का 6m है, तो क्या हुआ, प्लस का m बराबर 0। 6m माइनस 5m बराबर m। तो l बराबर क्या हुआ, -m। तो l अनुपात m, यहाँ से क्या मिला, -1/1, इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से आपने क्या प्राप्त किया, ये बात की बात है, आप यहाँ पर देखें। जब आपने m अनुपात n ऐसा प्राप्त हुआ था तो l अनुपात m आपको कैसा प्राप्त हुआ, 1/2। जब आपको m अनुपात n ऐसा प्राप्त हुआ है तो आपको l अनुपात m कैसा मिला है, -1/1। ओके, अब इससे ये प्राप्त हुआ है तो इससे ये प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना आप, है ना। अतः समीकरण 3 व समीकरण 5 से, समीकरण 3 व समीकरण 5 से अगर मैं लिखूं l अनुपात m अनुपात n तो क्या मिलेगा, सबसे पहले l अनुपात m देखिए 1/2 आया, राइट, रख दिया। अब m अनुपात n ऐसा ही है कि 2/3, बिल्कुल राइट है, सिस्टमेटिक ध्यान रखें। l अनुपात m 1/2 था, 1/2 है, m अनुपात n 2/3 था, 2/3 है, तो सब कुछ सेट हो गया। ओके, यहीं से आप रेखा की, ये रेखा की दिक्कत नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती बताइए, क्योंकि इनके वर्गों का योग 1 नहीं है। तो अपन यहाँ पर अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अतः प्रथम रेखा की दिक्कोज्याएं, प्रथम रेखा की दिक्कोज्याएं, L1 बराबर 1/√1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। आपको पता है मापांक का भाग लगा सकते हैं आप दिक्कोज्याय ज्ञात करने पर। बराबर 1/√14, 9 और 4 13 और 1 14। M1 बराबर 1 नहीं है 2 है, 2/√1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 2/√14। N1 और चाहिए, मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा,
कहाँ से मिटाऊं? चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, यहाँ से आगे का प्रोसीजर आपके अब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले समझा देता हूँ दोबारा से। देखें, दो रेखाओं की दिक्कोजाएं निम्न संबंधों द्वारा दी गई हैं। ये दो संबंध हैं, इन्हें हमें ज्ञात करना है, अर्थात दोनों रेखाओं की दिक्कोजाएं हमें ज्ञात करनी हैं। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से किसी एल, एम या एन का मान दूसरे समीकरण में रखना इजी है, आप भी जानते हो। ऐसा इजी नहीं है कि मैं दूसरे समीकरण से एल या एम का, एन का किसी का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दूँ। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो समीकरण 1 से एल या एम या एन का मान निकाल के कहीं भी समीकरण 2 में रख दो। तो मुझे जो आसान लगा वो निकाला मैंने। एल का मान आसान था तो समीकरण 1 से एल का मान ये निकाला और समीकरण 2 में रख दिया। तो एल का मान 5m-3n जब यहाँ रखा तो ये स्क्वायर है, चूँकि यहाँ भी स्क्वायर है, बाकी का सेम लिख दिया। इसको सॉल्व करना आपको आता है, मैं जानता हूँ। इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक भी सॉल्व करना आपको आता है। और इसके आगे आप इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करें, इसको वाई स्क्वायर की तरह ट्रीट करें, इसको एक्स वाई की तरह ट्रीट करें। इस तरह के द्विघात समीकरण को आपने सॉल्व अपने लाइफ में पहले 10th क्लास में किया है, 11th में भी किया है। तो आप जब इसको 12th में भी उपयोग में लें कि 6 दूनी 12 m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाए, ऐसे इसके दो खंड कर दीजिए जिनका गुणा करने पर क्या हो जाए 12, 6 दूनी 12 m स्क्वायर n स्क्वायर। तो मुझे मिल गए 4mn 2m 3mn। सॉल्व किया, यहाँ से 2m कॉमन आ रहा था, यहाँ से इस तरह से इसके दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, इतना ही काफ़ी रहेगा मिटाना। देखें, अच्छा मैं इसके बाद यहाँ पर और बता रहा हूँ, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। जब एक गुणनखंड को 0 किया तो m और n में संबंध मिला। संबंध किस तरह से मिला? m/n 2/3 प्राप्त हुआ। और जब सेकंड वाले पार्ट को 0 किया तो m और n में संबंध क्या मिला? 2m = n। तो m/n क्या मिला? 1/2। तो आपको ये तो पता है कि दो तरीके की दिक्कत जाएंगी, दो रेखाएं हैं। एक तरह की इससे आ जाएंगी और एक दूसरे तरीके की इससे आ जाएंगी, राइट है ना। अब हमें m और n में मिल गया, जबकि हमारे पास 3 होती है, l, m, n। तो इसका उपयोग समीकरण 1 में किया। किस तरह से किया? n का मान निकाल कर 3m/2, n का मान निकाल कर 3m/2 समीकरण 1 में रख दिया। रखने के बाद सॉल्व किया, l और m का अनुपात क्या मिला? 1/2। ओके, इसी तरह से यहाँ हमने जब इसको देखा 1/2 मिला तो इसका उपयोग फिर से समीकरण 1 में किया। n का मान 2m, n का मान 2m समीकरण 1 में रखा तो l/m के मध्य डिफरेंट संबंध मिला -1/1। ओके, अब इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे। तो पहले इसका संबंध इससे जो है उसको लिया, समीकरण 3 में है और समीकरण 5 में है, उसको लिया। तो अनुपात निकाला l/m/n। क्या मिला हमें? l/m क्या था हमारे पास? 1/2 था, लिख दिया। m/n क्या था हमारे पास? 2/3 था, लिख दिया। सिस्टमेटिक मिल गया, 1/2/3। चूँकि आप ये भी जानते हैं कि ये अनुपात हैं दिक्कोजाओं के, दिक्कोजाएं तो नहीं है। तो दिक्कोजाएं ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा? आपको पता ही है कि इनके मापांक का भाग लगाया, 1² + 2² + 3²। तो 1/√14, 2/√14। ऐसे ही अब आपकी n1 भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3/√1² + 2² + 3² डेट इज 3/√14। तो इस तरह से आपका आ गया। ओके, तो पहली रेखा, अतः प्रथम रेखा की दिक्कोजाएं बराबर 1/√14, 2/√14, 3/√14। ओके, इसी प्रकार अब यही काम कहाँ कर लीजिए? समीकरण 3 में 5 की बजाय समीकरण 4 और समीकरण 6 में। समीकरण 4 व समीकरण 6 से
L अनुपात M अनुपात N निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा? सबसे पहले L अनुपात M लिख दीजिए, -1 अनुपात 1, -1 अनुपात 1। उसके बाद M अनुपात N लिख दीजिए 1 अनुपात 2, तो 1 तो ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये भी आपको पता है ये अनुपात है केवल दिक्कोज्जाओं के, दिक्कोज्जाएं नहीं है, तो हमें दिक्कोज्जाएं ज्ञात करने के लिए आता है द्वितीय रेखा की दिक्कोज्जाएं। दिक्कोज्जाएं क्या आ जाएंगी? एक तरह से L2 बोल दें और M2 बोल दें और N2 बोल दें, तो -1 बटा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो -1 बटा रूट में 6। ऐसे ही 1 बटा रूट में 6। ऐसे ही आपकी ये क्या आ जाएगी N2 का मान 2 बटा रूट में 6। तो इस तरह से ये आपकी क्या आ गई आंसर, -1 बटा रूट 6, 1 बटा रूट 6, 2 बटा रूट 6। तो ये आपकी दोनों रेखाओं की दिक्कोज्जाएं प्राप्त हो गई और इस प्रकार से ये आपका यही आपके क्या है आंसर है। तो आपके अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल बेशक बड़ा था लेकिन अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, आप इसको टिक कर लीजिए। कई बार ये 6 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर का एंड करते हैं।